हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ वो रिलेटेड टू इनकम टैक्स है एंड दैट चैप्टर इज रिलेटेड टू एग्जम्प्टेड इनकम्स। जिन्होंने तो सैलरी चैप्टर एंड हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर देख रखा है उनके लिए थोड़ा सा ये थ्योरी का चैप्टर है, बहुत ईजी हो जाएगा। बट जिनको नहीं भी नॉलेज है बट उनको भी मैं ईजी वे से क्लियर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एंड आफ्टर दिस वीडियो आपको आई थिंक आधे से ज़्यादा कंटेंट याद भी हो चुका होगा। तो बस थोड़ा सा फोकस रख के ध्यान से सुनिएगा सो दैट आपको ईजिली सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखा है और हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जम्प्टेड इनकम चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट एक ही क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन क्या आता है, डिस्कस द इनकम्स, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। डिस्कस द इनकम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम नॉर इन इनकम टैक्स पेएबल ऑन देम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, या एनी 10 एग्जम्प्टेड इनकम्स इन डिटेल, कोई 10 ऐसी एग्जम्प्टेड इनकम्स डिटेल में बतानी है आपको। तो आपको बेसिकली चैप्टर का नाम रिमाइंड रखना है, जो इनकम्स एग्जम्प्ट होती हैं वो हमने इसमें लेनी है। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या लिख रखा है, मैंने नोट्स बहुत ईजिली प्रिपेयर किया, आपको ईजी एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्या है, इनकम फॉर दैट इज नॉन टैक्सेबल इज कॉल्ड एज एग्जम्प्टेड इनकम। जो इनकम्स अदर हेड्स के अंदर टैक्सेबल होती हैं, नहीं होती हैं, नॉन टैक्सेबल होती हैं, इज कोल्ड एग्जम्प्टेड इनकम। जैसे कि हमने सैलरी चैप्टर किया था उसमें हम लोग सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट्स डालते थे, अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम आ जाती थी तो उसको माइनस कर देते थे, तो दैट्स मीन्स वो टैक्सेबल नहीं होती थी। तो वही चीज़ें होती है एग्जम्प्टेड इनकम। नॉन टैक्सेबल इज कोल्ड एज एग्जम्प्टेड इनकम, जो चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 है इसका। उसके बाद देयर आर डिफरेंट सबसेक्शन, इसके अंदर डिफरेंट सबसेक्शंस हैं बट आपको सभी नहीं करने हैं, सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बनाना है 5 पेजेस का, दैट इनफ है आपके लिए। ठीक है, दैट डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आपको इसमें अंदर यही बेसिकली बताना है कि कौन कौन सी इनकम्स है जो टैक्स में टैक्सेबल नहीं होती है, एग्जम्प्टेड कर देती है। जैसे हम लोग सैलरी चैप्टर में करते थे हाउस रेंट अलाउंस, अपनी रेंट की अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, तो यही अलाउंसेस है जो एग्जम्प्ट होती हैं, वो आप इसमें भी डालोगे गलत नहीं करेंगे। जितनी आपको सैलरी के बारे में नॉलेज है ना सैलरी चैप्टर की, अगर आप उतना भी लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग कितनी चीज़ें एग्जम्पशंस अप्लाई करते थे, आपको आई थिंक याद होगी, काफ़ी सारी एग्जम्पशंस हमने उसमें अप्लाई की हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस थी, एक हाउस रेंट अलाउंस होगी, फेयर रेंट अलाउंस हो गई, और करते थे हमारी, अगर हमें कोई किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से हो रही है तो उसके ऊपर एग्जम्पशन अप्लाई करते थे, बहुत सारी एग्जम्पशंस अप्लाई होती थी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में। बस अब आप लोग इसको ध्यान से सुनते जाना, कौन कौन सी एग्जम्पशंस अब हम इसमें अप्लाई लिख रहे हैं, मैंने इजी उठाई हैं। सो अगर आपको कोई चेंज करना हो या कोई न्यू सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम उसको ऐड ऑन कर लेंगे जो आपको ईजी लगती है। इसके अलावा और कोई भी आपकी बुक्स में एटलीस्ट 90 to 80 एग्जम्पशंस हैं, बट हमारी 5 शीट्स के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम में आंसर लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग 10-15 एग्जम्पशंस इनफ हैं। बट आप 90 में से कोई 10 सिलेक्ट आराम से कर सकते हो अगर अपनी बुक से भी करना चाहो। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए कौन सी है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है जी, जो भी हमारी लैंड से रिलेटेड इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, फुल्ली एग्जम्प्ट होती है वो हमारी। जो हमारा लैंड इंडिया में सिचुएटेड है अगर उससे हमें कोई इनकम हो रही है दैट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। सेकंड कौन सी ले रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव, अगर हमें प्रॉफिट रिसीव हो रहा है बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब देख लीजिए इनके सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेकंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। तो ये सेक्शंस अगर आप ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड है पॉइंट क्या है कि उसको पार्टनरशिप फर्म से रिसीव हो रहा है कोई अमाउंट, तो इफ़ एनी पर्सन रिसीव एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी भी पार्टनरशिप के फर्म के पर्सन को कोई भी प्रॉफिट रिसीव होता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, then such share of profit will fully exempt in the hands of partner। तो वो अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट होएगा, कुछ भी उसमें से टैक्सेबल नहीं होएगा, क्योंकि उसको उसी की मेहनत का मिल रहा है। अगर उसको कुछ प्रॉफिट का बेनिफिट मिल भी रहा है तो उसने मेहनत की है, तो दैट शुड नॉट बी टैक्सेबल। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट क्या है, कोई अलाउंस मिल रही है, पर्क रिसीव हो रहा है, रिसीव
आउटसाइड इंडिया, अगर आपको कोई अलोवेंस और पर्क रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया, दैट शुड ऑल्सो बी एग्जाम। देखिए, ऑल द पर्क एंड अलोवेंसेज पे बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, अगर वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया से बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके ये चीज़ एग्जम्प्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट शीट पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, दिस एग्जम्पशन इज अलाउड, ये एग्जम्पशन कब अलाउड की जाएगी, ओनली ऑफ सच एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट हु आर सिटीजन, ये एग्जम्पशन उन्हीं के लिए अप्लाई होगी जो इंडिया के सिटीजन है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये पॉइंट क्या है कि अगर वो बंदा इंडिया से बाहर काम कर रहा है और उसको वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहाँ पे अमाउंट मिल रहा है सर्विसेज के लिए, कोई अलाउंसेज एंड पर्क रिसीव हो रहे हैं, तो वो अगर आउटसाइड इंडिया उसको रिसीव हो रहे हैं तो दैट शुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से एग्जम्प्ट है। बट ये केस कब अप्लाई होगा, एग्जम्पशन उसको कब मिलेगी, ये एग्जम्पशन उसको कब अलाउड की जाएगी, ओनली ऑन सच केस जब वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है बट वर्क बाहर कर रहा है, मतलब सर्विसेज आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कर रहा है बट पर्सन इंडिया का है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस एग्जम्पशन इज अलाउड ओनली टू सच एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है जी, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए, ग्रेचुटी सेक्शन 10 अंडर सबसेक्शन 10। अब देखिए, व्हेन ग्रेचुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ लीविंग जॉब, एट द टाइम ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। अब पहली बात तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है, ग्रेचुटी के ऊपर अगर बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है ना, मेरे चैनल पर आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर क्या है, जो हमारी इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर सैलरी चैप्टर के ना थोड़े पहले कंसेप्ट क्लियर किए हैं कुछ वीडियोस में, उसके बाद ना 5 मार्क्स की वीडियोस के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में एग्जाम में आए हैं। ये ग्रेचुटी का टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप प्रैक्टिकल समझोगे ना तो इसके अंदर आप थ्योरी भी लिख पाओगे और आपको प्रैक्टिकल भी निकलना आ जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्रेचुटी का, 2 या 3 वीडियोज में आई थिंक कवर अप किया, उस केस को बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो उन वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर तो आप वीडियोस को देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, फिलहाल इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर हमारे ग्रेचुटी के अंदर 2 तरह के हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ उसको जब वो जॉब को छोड़ रहा है, लिविंग जॉब, तब उसको ग्रेचुटी रिसीव हो सकती है, या डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ग्रेचुटी रिसीव होती है। अब देखिए टैक्स एग्जम्पशंस देखते हैं कि ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस कैसे अप्लाई होती है। देखिए टैक्स एग्जम्पशंस ऑन ग्रेचुटी, फर्स्ट होती है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड होती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको ग्रेचुटी अगर रिसीव हो रही है दैट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। ग्रेचुटी रिसीव बाय एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज फुल्ली होली एग्जम्प्टेड। ठीक है, सेकंड केस कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसके अंदर 2 एक्ट आते हैं, वेयर एम्प्लॉयर इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। मतलब उसको एक में उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, दूसरे में उसको नहीं रिसीव हो रही। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में उसको ग्रेचुटी रिसीव भी हो सकती है, नहीं भी हो रही। अब जिस केस में उसको रिसीव हो रही है, अंडर द ग्रेचुटी एक्ट कवर हो रहा है, वो उसके नीचे देखिए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एग्जाम्प्ट करेंगे हम लोग ग्रेचुटी के। इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फर्स्ट उसकी 1/2 ऑफ द सैलरी। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आपको मेरे अकॉर्डिंग तो प्रैक्टिकल के थ्रू ही बेस्ट वे से समझ आएंगे। मैं तो यहाँ चार्ट आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि कैसे बना है, बट स्किप मत करना, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज, कहते हैं ना हर चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक ना हो हमें वो चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट है। तो फिलहाल इसके लिए देखिए 1/2 ऑफ द सैलरी एग्जैक्टली प्रिसीडिंग लास्ट मंथ, जिस डेट को वो पर्सन रिटायर हुआ है उस डेट से एग्जैक्टली प्रिसीडिंग लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का हाफ एवरेज सैलरी लेनी है। आफ्टर दैट उसकी जो लिमिट है 10 लाख रुपीज़ है। 18-19 असेसमेंट ईयर 18-19 के बाद वो लिमिट 20 लाख हो चुकी है। फर्स्ट उससे पहले 10 लाख थी। आफ्टर दैट जो उसको एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट एवरेज सैलरी, सेकंड उसकी स्टैंडर्ड लिमिट, थर्ड है जो उसको एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव हुई। इन तीनों में से जो भी सबसे लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से लीस्ट वैल्यू है, उस वैल्यू को करोगे आप लोग एग्जाम। जो भी आपको एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव हुई है उसमें से जो इन तीनों में से लीस्ट होगी उसको डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा दैट शुड बी टैक्सेबल। अब अंडर दिस एक्ट की अगर उसको ग्रेचुटी एक्ट के अंदर वो कवर हो रहा है तो इस केस में आपको सैलरी कैसे निकालनी है, बेसिक पे,
डियरनेस अलाउंस जितना एंटर हुआ है प्लस कमीशन, 3 अमाउंट्स लेने हैं इसके अंदर। अब सेकंड में देखिए वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, अगर एम्प्लॉयर कवर ही नहीं हो रही ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। अब इसके अंदर भी आपके लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, जिसमें से आपको जो सबसे लीस्ट होगी उसको एग्जाम करना है। देखिए लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर मल्टीप्लाई बाय 15/26। कैसे हाफ करते हैं ना, जैसे लास्ट वाले में भी जहां उसको ग्रेच्युटी एक्ट रिसीव हो रहा है उसमें हाफ किया, मतलब 15/30 किया, 15/30 वो हाफ हो गया एवरेज सैलरी का। इसके अंदर आपने क्या करना है, 15/26 जो उसके हॉलीडेज होते हैं मंथ के 4 संडे, इस केस में आपने वो संडे कैलकुलेट नहीं करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इस केस में आपको संडे कैलकुलेट नहीं करने हैं, 15/26 लेना है, ठीक है। इसके अंदर भी लिमिट 10 लाख है, 18-19 के बाद वो 20 लाख हो चुकी है। आफ्टर दैट इसके अंदर भी थर्ड पॉइंट वही है जो इसको एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव होती है। बेसिक चेंज क्या है दोनों में, उसमें 1/2 लगना है, इसमें 15/26 लगना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 15/26 के साथ इसमें क्या क्या और लगना है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और एवरेज सैलरी। अब फ्रेंड्स इसमें कैसे निकालनी है जो आपकी लास्ट राउंड सैलरी, सबसे नीचे देखिए बेसिक पे प्लस DA। इसके अंदर सैलरी निकालने का मेथड अलग है, उसमें अलग था, और चेंज क्या है दोनों में, एक में आपको 1/2 लगाना है, एक में आपको 15/26 लगाना है। तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप प्रैक्टिकल की हेल्प से समझोगे बहुत ईजिली कवर अप हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अब इसके अंदर आपको टैक्सेबल ग्रेच्युटी कैसे निकालनी है, जो मैंने आपको बताया, जो भी आपकी ग्रेच्युटी आपको रिसीव हुई होगी माइनस कर देनी है उसमें से, जो भी एग्जम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तीनों में से जो निकलेगी उसको आपको माइनस कर देना है। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर आपको कोई पेमेंट हो रही है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के थ्रू, एनी अमाउंट विड्रॉल, अगर आप कोई भी अमाउंट विड्रॉल करते हो फ्रॉम द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो क्योंकि आपका खुद का प्रोविडेंट फंड है। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन, यही प्रोविजन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे भी अप्लाई होती है। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड कौन सा है, आपको अगर प्रोविडेंट फंड कौन कौन से हैं पता हो तो आपको ये चीज़ पता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सभी प्रोविडेंट फंड्स के ऊपर एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है, अगर आपने देख रखी है, क्योंकि वो सैलरी चैप्टर से रिलेटेड आई डोंट थिंक किसी ने देखी होगी, क्योंकि सैलरी चैप्टर बहुत कम बच्चे कर रहे हैं तो उनको लगता है बहुत टफ है, बट उसी के बेस पे कितने चैप्टर हमारे सोल्व हो रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। तो सैलरी चैप्टर जिन्होंने तो नहीं किया है वेरी गुड है, जिन्होंने किया उनको पता होगा प्रोविडेंट फंड की चार्ट है उसका, वैसे मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, अगर जिन्होंने नहीं देखनी है तो वो आफ्टर दिस वीडियो देख सकते हैं कौन कौन से प्रोविडेंट फंड होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, जो भी अगर आप अपने किसी प्रोविडेंट फंड से अमाउंट निकलवा रहे हो, विड्रॉ करवा रहे हो, तो वो दैट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फंड। अब ऊपर था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फिर आएगा सुपर एनुएशन, अनरिकॉग्नाइज्ड, पब्लिक प्रोविडेंट। आप ईच फंड के ऊपर ईच पॉइंट क्रिएट करोगे क्वेश्चन। अगर आपको फ्रेंड्स उसका चार्ट आता है ना प्रोविडेंट फंड का, तो आप ईच पॉइंट के ऊपर ईच पॉइंट क्रिएट करोगे ना, ईच फंड के ऊपर, जैसे प्रोविडेंट फंड, पब्लिक, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, जो हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सभी के ऊपर अगर आप डिफरेंट पॉइंट क्रिएट करोगे, उसके अंदर उसकी एग्जम्पशंस लिखोगे, क्योंकि वो मैंने चार्ट में समझा रखी हैं कौन कौन सी एग्जम्पशंस अप्लाई होती हैं, तो आपको मार्क्स की तो टेंशन है नहीं, मार्क्स प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। एक है आपकी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, थोड़ी आपकी नॉलेज हो जाएगी कि किसमें कितने % एग्जाम्पशन है। थर्डली आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, आपको न्यूली नहीं याद करने पड़ेंगे, सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड एक दूसरे से रिलेट करते होंगे। आपको पता है प्रोविडेंट फंड के मुझे 5 पॉइंट घुसाने हैं इसके अंदर, 5 पॉइंट कैसे हो जाए, 2 पेज ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 पेज इसका तो क्वेश्चन बनाना है, हमें एग्जम्प्टेड इनकम्स लिखनी है बेसिकली। अब नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो ड्यू है बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई आपको पेमेंट फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड, दैट शुड बी ऑल्सो फुल्ली एग्जम्प्टेड लाइक प्रोविडेंट फंड। सुपर एनुएशन फंड इज ऑल्सो अ स्कीम, सेम प्रोविडेंट फंड के जैसे ही सुपर एनुएशन भी एक स्कीम है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट की स्कीम है। दीज आर फंड्स यूजुअली इस्टेब्लिश अंडर ट्रस्ट, ये अंडर ट्रस्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय अंडरटेकिंग द बेनिफिट एट देयर रिटायरमेंट और एट आफ्टर अ स्पेसिफिक एज, ताकि हम लोग इसका बेनिफिट एक स्पेसिफिक एज के बाद ले सकें। कोई भी अगर अमाउंट हम लोग इन फंड्स के थ्रू अर्न करते हैं तो दैट शुड बी एग्जम्प्टेड, तो वो अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या है, सेक्शन 10
सबसेक्शन 13A के अंडर आता है हाउस रेंट अलाउंस। जिन्होंने सैलरी किया है ना, उनको हाउस रेंट के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको आता है। अब इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिकल्स की हैं ना, उनको भी समझ आ ही जाएगा, उनको तो पता ही है, पर जिन्होंने नहीं की उनके लिए थोड़ा सा ईजी किया है मैंने कोशिश। सो आई होप आपको क्लियर हो। अब देखिए, हाउस रेंट अलाउंस दो तरह के पर्सन को रिसीव होती हैं। पर्सन मतलब दो तरह कैसे, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई है वो लिविंग कर रहा है रेंटेड हाउस में, एक रेंट के घर पे लिव कर रहा है। सेकंड केस क्या है, एम्प्लॉइज लिविंग इन हिज ओन हाउस और एनी हाउस विच नॉट रेंट इज पे। या तो वो दूसरे केस में क्या है, या तो वो खुद के घर में रह रहा है या उसके एम्प्लॉयर ने उसको कोई ऐसा घर दिया है जिसका उसका एम्प्लॉयर उससे रेंट नहीं ले रहा, मतलब उसका एम्प्लॉयर बोला कि तू रही जा, रेंट मत पे के। ये भी एक तरह से उसको अलाउंस ही मिल रही है ना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि एम्प्लॉयर अगर लिव कर रहा है एक रेंटेड हाउस में जिसका वो रेंट पे कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, हाउस रेंट विल बी एग्जम्प्टेड अप टू लीस्ट फॉलोइंग्स। आपको नीचे फॉलोइंग्स आइटम्स दिए हैं, उनमें से जो भी सबसे छोटी होगी उसको आपको उसमें से एग्जम्प्ट कर देना है। देखिए, एक्चुअल जो अमाउंट आपको हाउस रेंट अलाउंस का रिसीव हुआ है वो, उसके बाद सेकंड केस है रेंट पे, जो आपने रेंट पे किया है, एक्चुअल जो रिसीव एम्प्लॉयर से हुआ है वो नहीं, जो आपने आगे रेंट पे किया है वो, और माइनस उसमें से करोगे 10% ऑफ सैलरी, सेकंड अमाउंट जो आएगा वो वाला। थर्ड, 50% ऑफ सैलरी अगर एम्प्लॉय इज लिविंग, जो एम्प्लॉय को घर रेंट पे मिला है वो दिल्ली, मुंबई या चेन्नई या कलकत्ता में है, बट अगर इसके अलावा कोई और शहर है तो आपका 40% ऑफ सैलरी अप्लाई होगा। थर्ड केस, तो तीनों में से जो भी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसको आप लोग हाउस रेंट अलाउंस में से एग्जम्प्ट करोगे, जो अमाउंट आएगा उसको टैक्सेबल करोगे। ठीक है, फर्स्ट ये वाला केस हो गया। सेकंड में, अगर वो किसी ऐसे घर में रह रहा है जिसका वो रेंट ही नहीं पे कर रहा, फुल हाउस रेंट अलाउंस जितनी भी उसके एम्प्लॉयर से उसको रिसीव हो रही है, जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, जैसे अब वो खुद के घर में रह रहा है बट उसका एम्प्लॉयर उसको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है, बट वो अब खुद के घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो उसको रेंट तो पे करना नहीं पड़ रहा, ऑब्वियस है। तो जितना अमाउंट उसको उसके एम्प्लॉयर से रिसीव होगा दैट शुड फुल्ली टैक्सेबल। नो एग्जम्पशन अंडर दिस प्रोविजन, इसके अंदर कोई प्रोविजन एग्जम्पशन अलाउड नहीं होगी। ठीक है, अब नीचे देखिए, इसके अंदर अगर इस केस के अंदर आपको सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस डीएनएस पे, दोनों में से जो जितना अमाउंट दोनों का जितना एंटर होगा दैट शुड बी कैलकुलेटेड, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉयर। तीन अमाउंट्स लेने हैं, सैलरी, डीएनएस अलाउंस और कमीशन। तीन अमाउंट डीएनएस अलाउंस ऑलवेज एंटर वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस। मैंने डायग्राम के थ्रू ही, अगर एग्जाम में भी करोगे तो डायग्राम बनाओगे, गलत नहीं करेंगे। जरूरी नहीं होता आपको थ्योरी लिखनी है, डायग्राम्स के थ्रू भी समझाओगे तो मार्क्स पैटर्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। इफ एनी स्टूडेंट ड्यू टू हिज एकेडमिक रिकॉर्ड गेट्स एनी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, उसके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर उसको स्टूडेंट को कोई भी स्कॉलरशिप रिसीव होती है तो दैट शुड बी एग्जम्प्टेड इन दी हैंड्स ऑफ रिसीवर। तो ये एग्जम्प्ट है फुल्ली। अगर उसको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसको वो अर्न तो नहीं कर रहा, उसको एक तरह से स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, दैट शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय 10 सबसेक्शन 10A। अब इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जो मैंने आपको बताई सैलरी चैप्टर के अंदर, ग्रेच्युटी के अंदर, जो मैं आपको बता रही थी कि ग्रेच्युटी की सेपरेट वीडियोस है, उसी के अंदर कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन का केस भी कवर है, जो 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आए हैं, दोनों को मिक्सअप करके। जो ग्रेच्युटी का आपको मैं केस बता रही थी उसके अंदर पेंशन के केसेस भी आपके मैंने कवर कर रखे हैं, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके ग्रेच्युटी वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रखा था, पेंशन और ग्रेच्युटी को। तो वो वीडियोस उसी में है, अगर आपने देखनी है तो आपको लिंक ऊपर आई बटन में मैंने प्रोवाइड किया था पीछे, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, ये भी मैंने आपको एक तरह से डायग्राम से समझाया तो सो दैट आपकी वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको पता चले कि करते क्या है। अब देखिए, इसमें क्या होते हैं पेंशन, कम्यूटेड पेंशन में क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या नॉन गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड गवर्नमेंट और दूसरी साइड नॉन गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अगर कोई भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है दैट शुड बी फुल्ली। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको कोई भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है दैट शुड बी फुल्ली एग्जम्प्ट। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट अनकम्यूटेड पेंशन नहीं, कम्यूटेड ओनली कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट होती है, कम्यूटेड अनकम्यूटेड एग्जम्प्ट नहीं होती, वो टैक्सेबल होती है। आप लोग प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या है वो। अब देखिए, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कम्यूटेड के अंदर, उसके अंदर अगर एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है
एम्प्लॉयज रिसीविंग ग्रेचुटी, ऑल्सो एम्प्लॉयज रिसीविंग ग्रेचुटी, नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी। एक में रिसीव हो रही है, एक में नॉट रिसीव हो रही है। जिसमें उसको रिसीव हो रही है उसमें एग्जम्प्ट कितना पार्ट होना है, 1/3 पार्ट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। जितनी आपको कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है उसका 1/3 पार्ट एग्जम्प्ट होएगा इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और उसको ग्रेचुटी भी रिसीव हो रही है। अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही, नॉट रिसीविंग द ग्रेचुटी, तो उसकी पेंशन का, कम्यूटेड पेंशन का 1/2 पार्ट शुड बी एग्जम्प्टेड। अगर रिसीव हो रही है तो 1/3, अगर रिसीव नहीं हो रही तो 1/2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही प्रॉपर मैंने क्वेश्चंस में भी आपको समझाया है। अगर आपने वीडियोस देखी है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया इस टॉपिक के बारे में, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम ऑफ सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। अगर आपको किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से कोई इनकम रिसीव होती है, एनी इनकम ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। किस केस में एग्जम्प्ट होगी, अगर ये नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन, अकाउंटेंसी और सच अदर नोटिफाइड प्रोफेशंस के लिए होना चाहिए। सेकेंड, द इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर। जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए। थर्ड, institution apply its income for application solely the object for which it is established। जिस इंस्टीट्यूशन है जो उसने उसकी इनकम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होना चाहिए, जिसके ऑब्जेक्ट के लिए उसने उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था कि वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वर्क कर रहा है। मतलब उसको इस्टेब्लिश, उस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने के पीछे उसका जो भी ऑब्जेक्ट था वो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता होना चाहिए। ये नहीं है कुछ और बोल के इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करवाया था और काम कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर वो फुलफिल करेगा तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कोई भी इनकम अर्न हो रही है तो दैट शुड बी फुल्ली एग्जम्पशन अंडर दी टैक्स। अब आ जाइए, हमारा 11th पॉइंट है इनकम ऑफ अ फंड सेटअप फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन देयर डिपार्टमेंट। अगर कोई इनकम सेटअप की गई है उनके एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए, तो एनी इनकम ऑफ सच फंड विच इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स shall be fully exempted provided its income is applied wholly और exclusively for the object। अब ये भी सेम वही लास्ट वाले पॉइंट के जैसे ही है। कोई भी आपको अप्रूव्ड कमिश्नर के थ्रू रिसीव होती है, दैट शुड बी फुल्ली एग्जेप्ट, बट वो जो इनकम है वो होली पूरी तरह से उसी ऑब्जेक्ट के पर्पस के थ्रू आपको रिसीव होनी चाहिए जिस पर्पस के लिए उस चीज़ को बनाया गया था। ऑब्जेक्ट उनका क्लियर होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी क्रिएशन की गई थी वो ऑब्जेक्ट ही फुलफिल होता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड से अगर आपको कोई इनकम होती है, एनी इनकम ऑफ फॉलोइंग म्यूचुअल फंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नीचे वाली देखिए, अ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर दी सेबी सिक्योरिटीज। जो हमारा म्यूचुअल फंड है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो जो रिसीव हो रही है दैट शुड बी एग्जम्प्टेड। और उसके बाद अ म्यूचुअल फंड सेटअप बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक। जो म्यूचुअल फंड है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू सेटअप किया होना चाहिए, या तो अथोराइज होना चाहिए बाय आरबीआई। जो हमारा सबसे टॉप पे बैंक है ना, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर आता है आरबीआई, उनके थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर ये दोनों सिचुएशंस को फुलफिल करता है तो हमारे जो भी अमाउंट म्यूचुअल फंड से रिसीव होता है दैट शुड बी एग्जम्प्टेड। ठीक है गाइस, इतना क्वेश्चन अगर आप लिख के आते हो ना एग्जाम में, एग्जम्प्टेड इनकम चैप्टर से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जम्प्टेड इनकम चैप्टर से रिलेटेड, आप सिर्फ ये 5 शीट्स लिख के आते हो तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल आपको प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना रिलेटेड टू एग्जम्प्टेड इनकम, तो अगर आप यही मटीरियल लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको हाईएस्ट मार्क्स जो भी मिलते हैं वही मिलेंगे। सो मेरी आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि इजी पॉइंट्स करिए, चाहे आप अपनी मर्जी से ही बुक से ले लीजिए, बट ऐसे पॉइंट्स उठाइएगा जो आपको लर्न रहे, याद रहे, दिमाग में रहे, आप स्किप मत कर जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इनफ है। आई होप आपको आज की वीडियो का मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।